हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस पेडागोजी के 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक प्रीवियस ईयर के कराने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इसमें 16 नंबर वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक सफल शिक्षक का अनिवार्य गुण नहीं है। अब इसमें कहा गया है कि कौन जो है तो एक सफल शिक्षक का अनिवार्य गुण नहीं है। तो पहला देखिएगा कि बच्चों के लिए प्यार, यानी सफल शिक्षक के लिए तो ये अनिवार्य गुण नहीं है। या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि किताबों से प्यार, या मानवाधिकार का सम्मान, या नृत्य का ज्ञान। तो देखिएगा कि सफल शिक्षक यानी पढ़ाने की योग्यता पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है तो एक सफल शिक्षक का अनिवार्य गुण नहीं है। तो देखिएगा कि सफल शिक्षक का अनिवार्य गुण जो नहीं है तो वो है नृत्य का ज्ञान, यानी ये जो है तो एक सफल शिक्षक का अनिवार्य गुण नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं हो सकता। अब इसमें कहा गया है कि कौन जो है तो वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं हो सकता। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि खुले दिमाग के आंकड़ों का संचय, यानी खुले दिमाग के आंकड़ों का संचय, तो ये वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं हो सकता। या बी वाला ऑप्शन देखिएगा कि आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए परिकल्पना का विकास। या सी है कि प्रयोगों को अंजाम देकर परिकल्पना का परीक्षण। या डी है कि बेतरतीब ढंग से एक राय बनाना। तो आइए देखिएगा कि कौन सा जो है वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं हो सकता। तो देखिए कि वैज्ञानिक पद्धति का चरण इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं हो सकता। तो ये है कि बेतरतीब ढंग से एक राय बनाना, ये यानी ये जो है तो वैज्ञानिक तरीके से जो है नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है। अब विज्ञान के मॉडल का पूछा गया है कौन सा एक घटक नहीं है। तो पहला है गुण, विवरण, पूर्वानुमान, या निर्माण का स्पष्टीकरण। तो देखिए इसमें जो है विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है पूछा गया है, तो वो है गोंद। गोंद जो है तो ये विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होते हैं। तो पहला है कि अध्यापक व्यवहार से, यानी विशिष्ट उद्देश्य जो संबंधित होते हैं तो ये अध्यापकों के व्यवहार से, या विषय वस्तु से, या जीवन मूल्यों से, या विषय वस्तु की सूची से। तो देखिएगा कि विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होते हैं विषय वस्तु से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा कि छात्रों को विज्ञान में एक विषय सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी छात्रों को तो विज्ञान में एक विषय सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो पहला है कि उन्हें विषय को जोर से पढ़ने के लिए कहने के लिए कहें और फिर उसका अर्थ बताएं, यानी सबसे अच्छा जो है तरीका ये है। या अगला वाला देखिएगा कि एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है कि जो शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और उन्हें उत्तर खोजने में मदद करता है, यानी सबसे अच्छा तरीका ये है। या सी वाला है कि विषय पर चर्चा करें और ब्लैक बोर्ड पर अंक लिखें, यानी सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है। या डी देखिएगा कि दिन प्रतिदिन के जीवन में विषय के आधार पर उनके ज्ञान के अनुप्रयोग पर चर्चा करें। तो चलिए देखिएगा कि छात्रों को विज्ञान विषय में एक विषय सीखने का सबसे अच्छा तरीका, तो छात्रों को विज्ञान विषय में एक विषय सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जो शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और उन्हें उत्तर खोजने में मदद करता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो पहला है कि वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें। उसके बाद बी है कि उन्हें प्रयोगों से दूर रखें। सी है कि उन्हें सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखें। या डी है कि उन्हें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखें। तो देखिएगा कि बच्चों में समझ विकसित करना है, तो समझ विकसित करने के लिए सबसे अच्छी विधि जो होगी कि उन्हें वैज्ञानिक प्रयोगों में जो वो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि जो है तो वैज्ञानिक प्रयोगों में उनकी मदद करें। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शिक्षा के उद्देश्यों की ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है। अब शिक्षा के उद्देश्यों में ज्ञानात्मक पक्ष में क्या सम्मिलित है। तो पहला है अवबोध, बी है प्रतिक्रिया, सी है स्वाभाविक चरण, या डी है चरित्रीकरण।
तो देखिएगा कि शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है, तो वो है अवबोध, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है 23 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिएगा कि शिक्षण विज्ञान को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अब शिक्षण विज्ञानों को कितने प्रकारों में पूछा गया है कि वर्गीकृत किया गया है, तो पहला है 2, उसके बाद 3, सी है 4 या 5। तो देखिएगा कि शिक्षण विज्ञानों को तो 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर वाला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। तो पहला है कि ज्ञान समझ अनुप्रयोग, यानी प्राथमिक स्तर पर तो विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य यह है कि ज्ञान समझ और उनका अनुप्रयोग करना, या क्षमता प्रशंसा खाली समय का उपयोग, या कौशल रुचि तथा अभिव्यक्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले ज्ञान, उसके बाद समझ और उसका अनुप्रयोग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर वाला क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण नहीं है। अब शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति में पूछा गया है कि कौन जो है महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहला है कि यह शिक्षकों और छात्रों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, यानी शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति में तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि यह शिक्षकों और छात्रों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। या अगला देखिएगा कि बहुत निविदा आयु के छात्र भी इस विधि से सीख सकते हैं। या नेक्स्ट है कि छात्र इस विधि द्वारा तर्क कौशल विकसित कर सकते हैं। तथा डी है कि यह एक नया डिस्कवरी बनाने की प्राकृतिक विधि है। तो देखिए कि शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति में तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए महत्वपूर्ण नहीं है कि बहुत निविदा आयु के छात्र भी इस विधि से सीख सकते हैं, यानी ये जो है महत्वपूर्ण नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 26 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विज्ञान की नवाचार पद्धति नहीं है। अब शिक्षण विज्ञान की नवाचार पद्धति पूछा गया है, नई पद्धति पूछा गया है कि कौन सी नहीं है। तो पहला है संगोष्ठी का उपयोग, सूचना का आदान प्रदान, खेल के तरीके द्वारा शिक्षण, या टीम टीचिंग। तो देखिए कि शिक्षण विज्ञान की नवाचार पद्धति नहीं है पूछा गया है, तो वो है सूचना का आदान प्रदान, यानी शिक्षण विज्ञान की नवाचार पद्धति जो है तो सूचना का आदान प्रदान नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है कि खोज विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब खोज विधियों के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है तो वो गलत है। तो पहला है कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अवधारणाओं पर विचार किया जा सकता है, यानी खोज विधियों के संदर्भ में तो ये कथन जो है गलत है। या अगला देखिएगा कि शब्द हेयरिस्टिक शब्द यानी ह्यूरिस्को से लिया गया है, यानी शब्द हेयरिस्टिक शब्द जो है तो ये ह्यूरिस्को से लिया गया है, ये कथन गलत है। या देखिएगा सी वाला ऑप्शन कि यह खोज करने के लिए छात्रों की योग्यता पर निर्भर करता है, यानी ये कथन गलत हो सकता है। या अगला देखिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कौन सा कथन गलत है। इसमें पूछा गया है कि खोज विधियों के संदर्भ में तो कौन सा कथन जो है गलत है। तो देखिएगा कि खोज विधियों के संदर्भ में इसमें गलत कथन पूछा गया है कौन सा है, तो वो है कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अवधारणाओं पर विचार किया जा सकता है, यानी खोज विधियों के संदर्भ में तो ये कथन जो है गलत है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर वाला क्वेश्चन कि जब गीता मनुष्यों में पोषण का आकलन करने के लिए एक उपकरण के रूप में केवल MCQ का उपयोग कर रही है, तो निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी जब गीता जो है तो मनुष्यों में पोषण का आकलन करने के लिए केवल मल्टीप्लस जो है चॉइस क्वेश्चन का प्रयोग कर रही है, तो उसमें जो है किसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो पहला वाला देखिएगा कि खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करने और एक पोस्टर बनाने की विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। या अगला है कि खान पान से जुड़ी गलतफहमी। या नेक्स्ट है कि प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने और सुबह की सभा में प्रस्तुत करने के लिए भूमिका निभाने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता। या डी है कि भोजन के घटकों के महत्व को समझने और एक लंबा निबंध लिखने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता। तो आइए देखिएगा इसमें जो है जब गीता मनुष्यों में पोषण का आकलन करने के लिए एक उपकरण के रूप में केवल MCQ का उपयोग कर रही है, तो उसमें जो है किसका मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी किसकी गणना की जा सकती है MCQ बेस पर। तो देखिएगा MCQ बेस पर जो है
तो केवल जो है खान पान से जुड़ी गलत फहमी यानी इसका जो है मूल्यांकन किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है यानी 29 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि प्रयोगशाला पद्धति में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है। यानी जब प्रयोगशाला पद्धति होती है तो उसमें किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। तो पहला है प्रयास और त्रुटि का करके सीखना, अनुभव प्राप्त करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कि जब प्रयोगशाला पद्धति में यानी प्रैक्टिकल पद्धति होती है तो इस विधि में जो है प्रयास और त्रुटि का पर भी बल दिया जाता है, करके सीखने पर भी बल दिया जाता है तथा अनुभव प्राप्त करने के लिए पर भी बल दिया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन यानी सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि विज्ञान की शिक्षा मदद नहीं कर सकती। विज्ञान की शिक्षा जो है तो किस में मदद नहीं कर सकती, किस चीज़ों में मदद नहीं कर सकती। तो पहला है कि अनपढ़ लोगों से छुटकारा पाने में, यानी विज्ञान की शिक्षा जो है तो मदद नहीं कर सकती कि अनपढ़ लोगों में छुटकारा पाने में, या अस्वच्छता और कुपोषण की समस्याओं को हल करने में, या अलौकिक शक्तियों को सिद्ध करने और नियंत्रित करने में, या देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में। तो देखिएगा कि विज्ञान की शिक्षा मदद नहीं कर सकती, तो वो नहीं कर सकती कि अलौकिक शक्तियों को सिद्ध करने और नियंत्रित करने में। यानी विज्ञान की शिक्षा जो है तो अलौकिक शक्तियों को सिद्ध करने और नियंत्रित करने में मदद नहीं कर सकती। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।